नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पहाड़ों में भी सरकार की गाइडलाइन के तहत स्कूलों को खोल दिया गया है। काफी समय के बाद स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों के खुलने पर देहरादून में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने बताया कि कोरोना के समय में स्कूल खुलना काफी चुनौतीपूर्ण है, फिर भी गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों को खोल दिया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। इसी के साथ बताया गया कि स्कूल में आने वाले छात्रों के अभिभावकों से अनुमति पत्र लाने के लिए कहा गया है। देहरादून से शुभम गरौला की रिपोर्ट। हाँ, बड़ा चुनौतीपूर्ण निर्णय है ये हमारे लिए कि कोविड-19 के दौर में इतने 6 महीने बाद स्कूलों का खोलना बड़ा उत्साहजनक भी है। हम लोग बड़े उत्साहित हैं क्योंकि इतने दिनों बाद हम अपनी छात्राओं से भौतिक रूप से रूबरू हो रहे हैं। हमने जो शासन और प्रशासन ने जो भी गाइडलाइंस हमको दी हुई हैं उनका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी छात्राओं का भविष्य संवार सकते हैं। देहरादून में 7 महीने बाद आज अस्पताल के ओपीडी को खोल दिया गया है। कोविड अस्पतालों में ओपीडी शुरू होने से सामान्य मरीजों के लिए आज से यह बड़ी राहत है। अस्पतालों का कहना है कि एहतियात के तौर पर सारी चीजों को देखा जा रहा है। ओपीडी में पहले दिखवाने वाले मरीजों को पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसके बाद आराम से वो डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। देहरादून से शुभम गरौला की रिपोर्ट। कोविड तो पेशेंट तो उधर है हमारा, यहाँ ओपीडी है हमारी, तो धीरे धीरे पेशेंट की कोविड के पेशेंट कम होते जा रहे हैं। जैसे आज के दिन में 42 पेशेंट हैं हमारे को, और धीरे धीरे कम हो रहे हैं कोविड के पेशेंट। तो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे तो उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा अस्पताल को, और फिर नॉर्मल मरीज भर्ती करना शुरू कर देंगे, ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे कम हो रहे हैं मरीज। कहाँ 300 कभी होते थे और आज 42 में मात्र आगे है। लक्सर तहसील के 2 ब्लॉक में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि बांटी जा रही है। इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि के तहत डीएम को दोनों गांव को लेकर शिकायत मिली थी। इसके बाद अधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। जांच की गई तो 185 मामले फर्जी पाए गए। पीएम योजना में इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा पहला बार हुआ है। इस मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं। जानकारी मिली कि कुछ सरकारी लोग भी योजना का फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल डीएम ने फर्जीवाड़े के मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लक्सर से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट। कुछ गांव को रेंडमली चेक करवाया गया था, उसमें कई ऐसे लोग पाए गए क्योंकि इसके पात्र नहीं हैं। तो डीएम साहब के द्वारा एक सभी एसडीएम लोगों को डायरेक्शन दिए गए हैं कि सभी गांव का इसका सत्यापन करवाया जाए, क्योंकि इसमें जो गाइडलाइन थी उसमें ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई इनकम टैक्स बेरर है, डॉक्टर्स है और 10,000 से ज़्यादा जो पेंशन ले रहा है, तो ऐसे लोगों का उसमें पात्रता की श्रेणी में नहीं है। तो इसको सभी सूचियाँ निकाल के गाँव वाइज इसका लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से इसका सत्यापन करवाया जा रहा है, ताकि जो अपात्र लोग हैं उनको उससे अलग किया जा सके और जो उनके द्वारा गलत रूप से उसका लाभ लिया गया है उसमें प्रॉपर नियमन था। शिफनकोट से बेघर हुए लोगों को 3 महीने बाद भी अभी तक आसरा नहीं मिल पाया है। बेघर हुए लोगों ने पालिका अध्यक्ष व विधायक पर आरोप लगाया है। बेघर हुए लोग इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि वो अब राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। इस मामले में भाजपा नेता का कहना है कि शिफनकोट के बेघरों की समस्याओं को सुना है और कोशिश यही है कि उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। मसूरी से शुभम गरौला की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से शिफनकोट में रह रहे अंग्रेजों के जमाने से मजदूर भवन के 84 परिवारों को बेदखल किया गया, वो भी कोविड गाइड का उल्लंघन करते हुए, इसकी शिकायत मैंने चीफ सेक्रेटरी और मानवाधिकार आयोग में करी थी। दोनों स्तर पे मामला चल रहा है। ये तो है अपना मामला, इसको भी हम ठीक कराएंगे चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से भी और मानवाधिकार आयोग से। तीसरा हमारा कहना यह है कि अगर खजाने खाली हो चुके हैं सरकार के और नगर पालिका मसूरी और मसूरी के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम तो कर ही सकते हैं। 450 करोड़ की लागत से ये जो है आपका रोपवे बनना है। हर बड़ी कंपनी का ये उत्तरदायित्व होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में, CSR फंड में, उसका समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है कि वो समाज के लिए उसको कुछ पैसा खर्च करना होता है CSR फंड में। तो CSR फंड में ही इनका लिए जमीन भी ली जा सकती है, आवास भी बनाए जा सकते हैं। तो हम तो उस रास्ते भी चलेंगे।
रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत सभागार में शहरी स्थानीय निकायों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले लोगों ने कोरोना महामारी को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके बाद एक और बैठक हुई जिसमें जिला पंचायत सदस्य को शामिल किया गया। इसके बाद एक और आखिरी बैठक हुई जिसमें ग्राम प्रधानों को शामिल किया गया। बैठक में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने वित्त आयोग से जुड़ी कई बातें कही। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट। जिला अधिकारी द्वारा एक निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दुकानें लगें, पक्की दुकानों में लगें, उनके आगे टेंट ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है, और अस्थायी दुकानों के लिए एक निश्चित जगह कर दी जाए जहां पर वो अपनी दुकानें लगाएंगे। दूसरे और दूसरे अवैध पटाखे जो हैं बाहर के, उनको लगाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ दुकानें वहाँ लगें जहां हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अप्रोच कर सकती हैं। सितारगंज के मीना बाजार में पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने जाने से नाराज व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गोयल ने व्यापारियों के साथ धरना शुरू कर दिया है। सरकार से दुकानों की मांग करते हुए व्यापारी धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन के समय व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि अगर किसी भी व्यापारी के साथ कोई अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। सितारगंज से अनीश रजा की रिपोर्ट। सरकार से, मेरा राजस्व विभाग से मेरा अनुरोध है, हम उनके कार्य में बाधा नहीं डाल रहे हैं। हटने को हमारा व्यापारी तैयार है। पहले भी सरकार द्वारा ही इनको बैठाया गया है लिखित रूप में। हमारे पास उसकी प्रति हमारे पास संकलन है। अब हमारा एक निवेदन है कि सरकार हमारी मांग को मांगते हुए 8x10 जो जगह पड़ी हुई है रोडवेज के किनारे से, उसमें बसाया जाए। मेरा सभी अधिकारी जो सक्षम अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे जो लघु उद्योग, छोटे से व्यापारी, सब्जी व्यवसाय, ये छोटे छोटे जो व्यापारी, फुटकर व्यापारी हैं, उनको 8x10 की जगह देके उनका फंड लगवा कर उनको व्यवसाय के लिए दोबारा से उनको रोडवेज के किनारे से जगह दे दी जाए।